एसी की हिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नालंदा के बारे में, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और इसके बारे में ये डिस्कस करेंगे कि क्या वजह थी कि नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 2016 में दर्जा दिया गया। तो आइए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ, और उसके बाद हम बात करेंगे कि नालंदा का राइज कब हुआ और इसका डिक्लाइन क्यों हुआ, इसकी अचानक हिस्ट्री से एकदम से गायब कैसे हो गई, कैसे ये तबाह हुई, और कब इसे किस वजह से एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। इंडिया काफी टाइम से ये बात कर रहा था और अल्टीमेटली 2016 में यूनेस्को ने इसे ये स्टेटस दे दिया। नालंदा की अगर आप हिस्ट्री की बात करें, जैसे हमारे पास आर्कियोलॉजी से पहले तो लिटरेरी सोर्सेज आते हैं, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज के बारे में जैसे रिटन रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो नालंदा का जिक्र जो होता है वो महावीर और बुद्ध के टाइम से, यानी कि 5th और 6th सेंचुरी बीसी के टाइम से हो रहा है, ठीक है। महावीर के लिए तो ये कहा जाता है कि उन्होंने तकरीबन 14 बरसात के मौसम यहाँ गुजारे हैं, और काफी सारे जो पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो ये बताते हैं कि बुद्ध देव कई दफा यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे थोड़े थोड़े टाइम के लिए कई दफा आके यहाँ पे जैसे स्टे किया है। नालंदा जब एकदम नालंदा अब है कहाँ, नालंदा है विलेज बारगांव, एक है बिहार में, ठीक है। नालंदा रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, और ये जो विलेज है ना ये बड़ा फेमस है छठ पूजा के लिए। अगर आप देखेंगे इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो एक सन टेम्पल है यहाँ पे बड़ा फेमस, और छठ पूजा के टाइम पे काफी सारे लोग यहाँ पे आते हैं छठ पूजन के लिए, जिनकी ये मान्यता है कि जो यहाँ आके पूरे मन से प्रार्थना करता है उसकी मन की जो इच्छा है, जो मुराद है, वो पूरी हो जाती है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब फेमस है। अब इसी गांव के आसपास आपको मिलेंगे नालंदा के रिमेक्स, कभी आपका जाना हो जरूर जाएं। मैंने अगली स्लाइड में नालंदा की वही पिक्चर वही रुइंस लगाए हैं जो विलेज के पास है, ठीक है। अब जब नालंदा को तबाह कर दिया जाता है, ये खराब खत्म हो जाती है, इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एक अटैक हुआ था, ठीक है, 1193 में बख्तियार खिलजी की तरफ से एक अटैक हुआ था जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। अब जब ये मतलब एक तरह से खत्म हो गई 1193 में, तो उसके बाद ये अचानक हिस्ट्री आप कह लीजिए ये एकदम से ये ना जितनी ये ऊंचाई पे थे उतनी इसके उतने ये बिल्कुल गायब हो गई, ठीक है। ये आप बहुत फेमस जो हुआ करती थी चीज वो एकदम से गायब हो गई। अब उसका जिक्र आप कह लीजिए पहली बात तो वो डिस्कवर की गई, फ्रांसिस बर्चनम ने डिस्कवर किया इसको 1812 में। आप सोच लीजिए 12th सेंचुरी के आखिर से लेके 19th सेंचुरी के बिगनिंग तक ये बिल्कुल एक तरीके से हमारे मतलब जिक्र से ही अलग हो गई, ठीक है। हम जानते मतलब जैसे एकदम से इसके बारे में कोई किसी को जानकारी एकदम से आप कह लीजिए नहीं है, जैसे अचानक ये फिर से न्यूज में आती है, ये फिर से किसी की समझ में आती है, तो वो 1812 में इसको जैसे पाया गया, इसके रुइंस को देखा गया और पता चला कि कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन 1861 में जब तक हमारे जो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जिनको कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब तक इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, पता ही नहीं चला कि ये वो नालंदा है जो कभी बहुत प्रॉस्परस हुआ करती थी, काफी ऊंचाइयों पे हुआ करती थी किसी जमाने में। अब काफी सारे एशियन टेक्स्ट हैं जिनमें नालंदा को अलग अलग नामों से लिखा गया है, नालका, नालका ग्राम, और एक और नाम है नाल, ठीक है, NALA, नाल, ठीक है। ये हमें तारानाथ करके एक नालका, नालका ग्राम, नालंदा और नाल करके ये अलग अलग नाम है। तो ये एक तिब्बतियन राइटर थे, तिब्बतियन स्कॉलर, ठीक है। ये उन्होंने काफी सारी टेक्स्ट को पढ़कर उसका एनालिसिस करके ये बताया कि भाई ये नालंदा के ही अलग अलग नाम है, और ये तारानाथ ने अपने तिब्बतियन वर्क में, जो कि 17th सेंचुरी के स्कॉलर थे, इनका भी हम काफी जिक्र करेंगे आगे। तारानाथ के जो 17th सेंचुरी का जो तिब्बतियन वर्क है उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि जातक कई जातक संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये अलग अलग नाम जो दिए गए हैं, नालका, नालका ग्राम, नाला, ये बेसिकली नालंदा के ही अलग नाम है। ये है
वो साइट जो मैं आपको बता रही थी कि विलेज के पास ही ये साइट है। अच्छा, अब तारानाथ और ह्वेनसैंग ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जिनके रिकॉर्ड्स को जिन पढ़ा जाता है नालंदा को के बारे में जानने के लिए। अब आप ये देखें, जो ह्वेनसैंग है ये आए हैं 7th सेंचुरी की बिल्कुल शुरुआत में, ठीक है। तारानाथ की राइटिंग जो है या जो वर्क है वो है 17th सेंचुरी का जो हमें मिलता है, ठीक है। तारानाथ ने अलग से प्राइमरी सोर्सेस को पढ़ पढ़ के उन्होंने एक स्कॉलर है जिन्होंने कुछ हमें मेंशन करके दिया है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि ओरिजिन जो है ह्वेनसैंग के हिसाब से इस नाम का जो ओरिजिन है नालंदा का वो कैसे हुआ। दो थ्योरीज उन्होंने दी हैं। एक तो है नाग कि भाई एक लोकल टैंक होता था यहाँ पे नालंदा इस जगह में, वहां पे नालंदा नाम का ही एक सांप रहा करता था, तो उसके नाम पे ये या तो ये जगह इस जगह का नाम नालंदा पड़ गया, या बुद्ध के जो पूर्व जन्म थे जिनमें वो बोधिसत्व जिस उन जन्मों को बोधिसत्व के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के कहते हैं पहले कई जन्म थे, तो उसमें कहा जाता है कि वो बोधिसत्व थे। अब एज अ बोधिसत्व वो कहीं पे यहाँ इसी एरिया में राजा थे, ये उनकी कैपिटल थी, और वो बहुत ज्यादा चैरिटी करते थे, बहुत ज्यादा मतलब दान दक्षिणा करते थे, तो उस वजह से उनका नाम और उनकी कैपिटल का नाम नालंदा पड़ गया। ये दो थ्योरीज है जो ह्वेनसैंग देते हैं। फिर तारानाथ जो कि एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, वो मेंशन करते हैं अपने रिकॉर्ड में 17th सेंचुरी के रिकॉर्ड में कि अशोक जो है एक ग्रेट मौर्यन राजा थे, उन्होंने यहाँ काफी सारी ऑफरिंग्स दी है, काफी दान दक्षिणा की है। एक चैत्य है सरीपुत्र का, वहां पे उन्होंने दक्षिणा दान काफी दिया है जो यहाँ पहले से ही मौजूद था। सरीपुत्र क्या है, सरीपुत्र जो थे वो बुद्ध के एक शिष्य हुआ करते थे, उनका कोई स्तूप था तो उनको दिया हुआ है, काफी ऑफरिंग्स दी हुई हैं। और यहाँ पे कोई एक टेम्पल भी उन्होंने बनवाया है राजा अशोक ने। उन्होंने काफी सारे ऐसे रिकॉर्ड्स, काफी सारे ऐसे इंसिडेंट दिए हैं जो कि नालंदा में कि बहुत जैसे बहुत पहले एक्टिविटीज ऑलरेडी हो रही थी, ठीक है। हालांकि जब ह्वेनसैंग आए थे तो मोनास्टिक एस्टैब्लिशमेंट्स का जिक्र उन्होंने किया था, उनसे पहले 5th सेंचुरी में जब फाहियान आए थे उन्होंने मोनास्टिक एस्टैब्लिशमेंट्स का कोई जिक्र अपने वर्क में नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीजें भी हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए जब हम इन चीजों को एनालाइज करते हैं कि नालंदा में क्या चीज कब थी कब नहीं थी, ठीक है। अब हमें ऐसे ही अंदाजे लगाने पड़ते हैं कि भाई 5th सेंचुरी में इसका मतलब उन्होंने मेंशन नहीं किया तो नहीं था, 7th सेंचुरी में ह्वेनसैंग ने मेंशन किया तो इसका मतलब था, ठीक है। अब एक और इंसिडेंट ये तारानाथ बताते हैं क्या कि भाई एक और जिक्र करते हैं ये क्या, नागार्जुन जो कि एक फेमस महायान फिलोसफर थे। महायान और हिनयान बुद्धिज्म की दो टाइप्स हैं। हिनयान थोड़ा सिंपल फॉर्म में था, ठीक है, बिल्कुल सादा सादा सा, जो पाली जो मतलब हिनयान जो आपको मिलते हैं, हिनयान की जो लिटरेचर है आपको मिलेगा पाली टेक्स्ट में, महायान आपको संस्कृत में भी मिल जाएगा। तो छोटे छोटे डिफरेंस है। महायान बेसिकली हिनयान के बाद आया फॉर्म है एक बुद्धिज्म की, जो थोड़ी सी कुछ चेंज हुई है, ठीक है। जो बेसिक था वो हिनयान था। अच्छा, अब नागार्जुन जो थे वो फेमस महायान फिलोसफर थे जो 2nd सेंचुरी एडी में आते हैं और उन्होंने नालंदा में अपनी पढ़ाई की, वहीं पे एक बहुत अच्छे या बहुत हाई प्रीस्ट यहीं पे बन गए। तो अगर आप तारानाथ की बातों में जाएं तो हम ये पाते हैं कि भाई यहाँ पे नालंदा तो ऑलरेडी बड़ी प्रॉस्परस थी, ऑलरेडी बहुत यहाँ पे टीचिंग्स एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये तो ऑलरेडी बहुत पहले से ही था। हालांकि अगर आप एक्सकेवेशंस में अगर हम देखें तो हमें एक्सकेवेशंस में जब हम आर्कियोलॉजी के हिसाब से आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स ढूंढते हैं तो गुप्ता से पहले हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे जो सजेस्ट करे कि यहाँ कोई ऑक्यूपेशन थी गुप्ता से पहले, क्योंकि जो अर्लीस्ट डेटेबल फाइंड ही मिलती है वो कॉपर प्लेट की, वो समुद्रगुप्त की और कुमार गुप्ता के टाइम के कॉइन्स मिलते हैं। उससे पहले का हमें एक्सकेवेशंस में कुछ नहीं मिलता। अब बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके हो सकता है वो चीजें तबाह हो गई हो, बर्बाद हो गई हो, या पेरिशेबल आइटम्स हो कुछ तो जो एविडेंस जो नष्ट हो गए हो क्योंकि इस पे अटैक भी हुआ था। हमें कुछ तो हम आज की तारीख में लिटरेरी सोर्सेस को और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को दोनों को मिलाकर अगर चलें तो हमारे सामने ये कुछ फैक्ट्स आते हैं जो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अब ह्वेनसैंग कहते हैं, जैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब ह्वेनसैंग 7th सेंचुरी के जब शुरू में आए थे, ठीक है, ह्वेनसैंग जो आए थे वो इंडिया में 7th सेंचुरी के थोड़ी बिगिनिंग में आए थे, तब बुद्धिज्म थोड़ा डिक्लाइन पे चल रहा था। 7th सेंचुरी एडी की बात है ये, ठीक है। अब जब ह्वेनसैंग इंडिया आते हैं तो वो क्या देखते हैं, 80 फीट हाई कॉपर इमेज उनको बुद्ध की मिलती है जो कि 6th सेंचुरी एडी को बिलोंग करती है, ठीक है, रेस्ड बाय
पुनवर्मन, ठीक है। हर्षवर्धन जो है कनौज के, उन्होंने भी यहाँ पे एक मोनेस्ट्री, मैंने इनका टाइम लिख दिया है इसी टाइम पे, ही बिल्ट अ मोनेस्ट्री ऑफ ब्रास, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी जब ह्यूएन सांग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब ह्यूएन सांग की ये मतलब ऑब्जर्वेशन है कि जो बुद्धिज्म है वो बाकी जगह बेशक डिक्लाइन पे जा रहा हो, लेकिन नालंदा में क्यों इतना प्रॉस्परस कर रहा था, क्योंकि रॉयल पेट्रोनेज यानी कि राजा महाराजाओं की तरफ से काफी मदद यहाँ पे मिलती है, जिसकी वजह से नालंदा इतनी प्रॉस्परस है। नालंदा एक ऐसी जगह बनी जिसने मतलब बहुत ही, आप कह सकते हैं, पढ़े लिखे और बहुत ही काबिल स्कॉलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और हमें ये पता चलता है कि ह्यूएन सांग जब नालंदा से गए, जब वो इंडिया छोड़ के चाइना वापस गए, तो कुछ ही टाइम पीरियड में बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं अलग अलग मतलब विदेशों से काफी स्टूडेंट्स आए। तो ये असर पड़ता है कि जब कोई बाहर से आके आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी एरिया को जज करता है, समझता है, और उसके बारे में कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अगर अपनी कंट्री में जाके या बाहर अकाउंट्स के थ्रू बाकी लोगों तक पहुंचाता है, तो एक तरीके से आपका फेम जो है ना वो बढ़ता है। तो नालंदा का फेम काफी बढ़ा। और नालंदा में एक टाइम पे 10, जब नालंदा पीक पे थी अपने, बिल्कुल ही यूनिवर्सिटी मतलब बिल्कुल आप कहते हैं ना बहुत फेमस थी, बिल्कुल टॉप पे थी, उस टाइम पे तकरीबन 10,000 यहाँ पे मॉन्क्स हुआ करते थे, 10,000, ठीक है। इट्स अ वेरी बिग नंबर। ह्यूएन सांग ने इंडिया में, नालंदा जब ये आए थे, इनको बड़ा अच्छे से इनका स्वागत सत्कार हुआ था, इनको एक हिंदुस्तानी नाम भी दिया गया, मोक्षदेव। और उन्होंने फिर अपने मतलब अकाउंट में बहुत कुछ लिखते हैं, तो उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज पढ़ाते थे, क्या बताते थे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से इन्होंने अकाउंट हमारे लिए छोड़ा है कि आज हम बैठ के ये पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे नालंदा में क्या होता था, और उसके बलबूते पर हम कुछ आज आपको बताने लायक हुए हैं। ह्यूएन सांग के बाद एक जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर आते हैं वो आइजिंग है। ये भी एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम है। ये इंडिया 7th सेंचुरी के जरा थोड़ा बाद में, मतलब थोड़ा आप देख सकते हैं 673 के अराउंड आए। ह्यूएन सांग थोड़ा अर्ली आए थे। अब यहाँ आके ये पढ़ते हैं और काफी माइन्यूट डिटेल्स इन्होंने यहाँ लिखी है। लाइफ अबाउट द लाइफ ऑफ द मॉन्क्स, उनका डेली रूटीन क्या है, उनका डिसिप्लिन क्या है, वो क्या डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, और उसकी काफी तारीफ की हुई है। उन्होंने लिखा है कि जब ये आए थे तब तकरीबन 3,000 यहाँ पे मॉन्क्स थे, 3,000 से ज्यादा ही थे। और इस जगह को मेंटेन करने के लिए, देखो अब कोई भी यूनिवर्सिटी या जगह तो उसको मेंटेन करना है, एजुकेशन जारी है, लोगों का खाना पीना सब कुछ जो मेंटेनेंस है वो कहीं ना कहीं से तो होगी। एक तो उसके लिए जिम्मेवार थे रॉयल, ये हमारे किंग रिस्पॉन्सिबल थे, जो उस टाइम पे काफी सपोर्ट कर रहे थे नालंदा को। प्लस उन्होंने 200 जो उन्होंने अब सपोर्ट कैसे करेंगे कि 200 विलेजेस एक तरीके से उन्होंने नालंदा के लिए रखे थे कि भाई यहाँ से यहाँ के जो रिसोर्सेज होंगे विलेजेस के, वो नालंदा को प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि ये यूनिवर्सिटी फले फूले और अच्छे से प्रॉस्परस तरीके से ग्रो करे। हालांकि मैं आपको बता दूं बुद्धिज्म बाकी इलाकों में काफी डिक्लाइन पे जा रहा था, सिर्फ बिहार में और बंगाल में ही ये थोड़ा अभी थोड़ा ठीक चल रहा था, ठीक है। बाकी जगह ये डिक्लाइन पे आ चुका था। तो आई थिंक बड़ी माइन्यूट डिटेल्स देते हैं करिकुलम की, ये भी बताते हैं क्या क्या कोर्सेज हुए, क्या हुआ, सब कुछ हुआ। तो ये डिटेल्स हमें एक बेसिकली तारानाथ, ह्यूएन सांग और आई थिंक जो इम्पोर्टेंट जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, इनसे हमें काफी कुछ पता चलता है नालंदा में क्या लाइफस्टाइल था, मॉन्क्स कैसे रहते थे, आर्ट वगैरह सब कुछ पता चलता है, ठीक है। अब नालंदा की इंपॉर्टेंस क्यों खत्म हुई, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, बुद्धिज्म धीरे धीरे खत्म हो रहा था, ठीक है। पहला फैक्टर तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। सेकंड फैक्टर पे आते हैं, बुद्धिज्म प्रैक्टिस वाज नो लॉन्गर सिंपल। अब क्या होता है कि आम जनता को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या करती है, आम जनता तो सादगी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो बुद्धिज्म की जो सिंपल फॉर्म थी वो हिनयान टाइप थी। जब बुद्धिज्म का राइज हुआ वो हिनयान टाइप था, बहुत सिंपल फॉर्म में था, जिसने लाखों कई जनता को अट्रैक्ट किया था अपनी तरफ, ठीक है। बहुत कॉमन था वो। महायान थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद हिंदुइज्म की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, नेगेटिविटी वहां पे हिंदू रिलीजन में थी, जिसकी वजह से बुद्धिज्म का राइज हुआ। अब
रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म बेसिकली हम कह सकते हैं, या राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट कह सकते हैं, या थर्ड फैक्टर की तरफ आप जाएं, मैं उसी की बात कर रही हूँ, या राइज ऑफ ब्रह्मैनिकल स्कॉलर्स या प्रीचर्स जो शंकराचार्य थे, जिन्होंने हिंदुइज्म को बड़े लिबरल फॉर्म में लोगों की तरफ किया, लोगों के सामने पेश किया, जिसकी वजह से फिर से आम जनता हिंदुइज्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। फाइनल ब्लो तो तब आया इसको नालंदा की तरफ, जब एक बार मुस्लिम इन्वेडर्स ने इसको डिस्ट्रॉय किया और जो मॉन्क्स थे उनको मजबूरन जगह छोड़ के भागना पड़ा आसपास के बाहर के मुल्कों में। ठीक है, मिन्हाज ने लिटरली ये डिस्क्राइब किया कि कैसे बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था नालंदा को, और तारानाथ लिखते हैं कि ये एक टर्किश अटैक था। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि खिलजीज का मिक्स ब्लड था, ये टर्किश अफगानी दोनों, इट वाज अ मिक्स ब्लड। ठीक है, तो कई जगह लिखा आता है टर्किश अटैक, कुछ जगह लोग लिख देते हैं अफगान अटैक, हालांकि ये गलत है, ये मिक्स ब्लड था, खिलजीज का मिक्स ब्लड था। ठीक है, अच्छा, अब क्या वजह है कि भाई नालंदा को डिक्लेयर किया गया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इट इज सीन एज द वर्ल्ड्स मोस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी। अब आप यहाँ पे डेट्स का थोड़ा सा ख्याल रखें। देखिए, वर्ल्ड में जैसे वर्ल्ड में मोस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी जैसे हम जानते हैं कि वर्ल्ड नालंदा को माना जाता है। नालंदा को क्यों माना जाता है? देखिए, यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी बोलोगना, जो 11th या 12th सेंचुरी में आई। ठीक है, जो नालंदा की कंस्ट्रक्शन थी, रफली ये अप्रोक्सीमेट डेट्स में लिख रही हूँ, ठीक है, 6th सेंचुरी एडी में तकरीबन इसकी यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, एंड इट फ्लरिश्ड अंडर द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, पीक पे जब थी 10,000 इस यहाँ पे मॉन्क्स थे, यहाँ पे स्कॉलर्स थे। ठीक है, 10,000। ठीक है, एंड इसका तकरीबन आया 1193 में, यानी कि 12th सेंचुरी के एंड में, जब ये लूटी गई, इसको तबाह किया गया, खराब किया, मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया एक तरीके से बख्तियार खिलजी के द्वारा। उसके बाद अब ये डेट लिख लीजिए, ध्यान आती है ये कि जब ये खत्म हुई और जब इसकी कंस्ट्रक्शन हुई, ये अप्रोक्सीमेट है 6th सेंचुरी एडी, हम कह रहे हैं अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, इससे पहले भी हो सकती है इसकी कंस्ट्रक्शन। ये इंसिडेंट हुआ। अब जब ये इंसिडेंट हुआ, तब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑलरेडी इसकी फाउंडेशन, मतलब ये शुरू हो चुकी थी, ये एस्टैब्लिश हो चुकी थी। इसकी डेट थी 1167, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मतलब जब एस्टैब्लिश हुई थी, ये उसकी डेट है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बनने वाली थी, उसकी डेट है 1209। ठीक है, तो ये दो डेट्स अगर आप कंपेयर करें, 1167, ठीक है, 1167 और 1209, और नालंदा डिस्ट्रॉय कब हुई? 1193 में। कंस्ट्रक्शन रफली कब से शुरू हुई? 6th सेंचुरी एडी में। तो आप खुद ही देख लें, 6th सेंचुरी से के हो या 5th सेंचुरी भी हो सकता है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट डेट है। तो आप ये सोचिए कि जब नालंदा खत्म हो रही थी, तब उसके आसपास ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तो अभी आ रही थी, और यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करें तो वो तो 11th और 12th सेंचुरी है। तो इससे ये साबित एक तरीके से पता चल जाता है कि नालंदा को एक इंटरनेशनली रिनोन सेंटर माना गया हायर एजुकेशन का, जो कि लिटरेरी सोर्सेस से भी पता चलता है, जो अपनी कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस ऑफ अराउंड 700 ईयर्स की एक तरीके से उसकी मतलब खत्म हो रही थी जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज आए। ठीक है, वो ऑलरेडी 700 साल तकरीबन अपनी एज एन इंस्टीट्यूशन पूरे कर रही थी, जब ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की फाउंडेशंस ले डाउन की गई थी। ठीक है, तो ये इंटरनेशनली रिनोन्ड सेंटर हुई। क्यों इंटरनेशनली रिनोन्ड सेंटर क्यों हुई? क्योंकि यहाँ बाहर से भी कई लोग आए, ह्वेनसैंग के रिकॉर्ड्स में पता चले, और लोग अट्रैक्ट हुए, और लोग बाहर से पढ़ने आए, मतलब कंट्री के बाहर से यहाँ पे पढ़ने आते थे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंस थी नालंदा की, और मैंने बहुत छोटी वीडियो में बहुत
फैक्ट्स इकट्ठे करके आप तक लाने की कोशिश की है। और ये जो सारे सोर्सेज हैं ये मैंने लिए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर, और एक बुक है नालंदा पे, नालंदा के नाम से ही, बाय घोष। ये आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको नालंदा के बारे में, उसके आर्ट के बारे में और डिटेल्स जाननी हो तो आप ये सोर्सेज ले सकते हैं। नालंदा के बारे में द हिंदू न्यूज़पेपर ने बहुत लिखा है, 2016 में लिखा है, 2011-10 में बहुत से आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। क्या रोड टू निर्वाण ऐसे करके आर्टिकल लिखा है। फिर नालंदा व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2016 में आर्टिकल लिखा है। उससे पहले भी कई लिखे हैं। तो अगर आप चाहें तो न्यूज़पेपर्स एज वेल, यूके न्यूज़पेपर में भी आपको बहुत आपको डिटेल्स मिलेंगी। और बुक अगर आप कोई जानना चाहेंगे तो घोष साहब की बेशक आप नालंदा ऑनलाइन आप पढ़ लें, अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो। ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है। तो थैंक यू।